जब पिछली बार चुनाव हुए तो एक तरह से नतीजे कश्मीर में भले ही ऐसे रहे कि उस समय जो चारों अलग अलग पार्टियों में से दो को साथ आना पड़ा और अनलाइकली अलायंस वहां पर बना, लेकिन उसके साथ ही यह भी समझ में आ गया कि जम्मू के हिस्से ने एक फैसला दिया है और कश्मीर के हिस्से ने एक फैसला दिया है। अभी कोई 370 के बाद जो चीजें वहां पर बदली हैं, लोगों की सोच जिस हिसाब की है वहां पर, उसमें ये जो खटपट आपको दोनों तरफ का दिख रहा है, उससे क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कारण चुनाव नहीं हो रहा है। ये आप आलोक शर्मा जी की बात आलोक शर्मा जी को मैं जवाब देना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जब ये कन्विंस हो जाती है कहीं पर कि चुनाव के लिए माहौल बन गया है और भारत सरकार यदि उसकी गारंटी देती है, तब उसके बाद चुनाव होता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि आप सितंबर तक आप चुनाव करा लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चीजों को कोई मानना इसके लिए तब तक आवश्यक। कल जाकर के भारत सरकार कह देती कि चुनाव के लिए अभी माहौल नहीं बना है, वहां हम चुनाव नहीं करा सकते, क्या तो सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती कर देती? ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए ये दलील बिल्कुल ही अपने आप में जायज नहीं है। दूसरी बात एक और, यदि पीडीपी कहे कि अपने आप को सेकुलर है, तो वैसे ही है कि कोई डिक्टेटर अपने आप को कहे कि हम डेमोक्रेट हैं। तीसरी बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, ये जो पूरा जो भगदड़ जो मचा हुआ है, उसका कारण है कि जो बीजेपी के अंदर जो मैं महसूस कर रहा हूं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसकी संभावनाएं थोड़ा पहले से बेहतर हुई है। आपको ध्यान होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था, जम्मू कश्मीर के पीडीपी ने किया था, और घाटी की जितनी पार्टियां थी सब इसका विरोध किया था। जम्मू वाले इसलिए मांग करते थे कि देखिए हमारी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन कश्मीर वाले बेईमानी करके कि जब भी होता है तो वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं, और एक ढंग से हिंदू और मुस्लिम डिवाइड तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ये पिछली बार भी आपको देखने के लिए मिला था कि घाटी जो है वो पीडीपी को सपोर्ट किया था, और जो जम्मू है वो 25 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई थी। कांग्रेस जो आज कह रही है कि बड़ा हमारा इतना बड़ा ये है स्टेक है, 12 सीट पर आकर के लुढ़क करके 2014 में कांग्रेस पार्टी रह गई थी। अभी भी जो कांग्रेस के अंदर है जो खटर फटर हो रहा है, वो ये लेकर के है, नागौर सीट को लेकर के है, बनियाल सीट को लेकर के है, जम्मू नॉर्थ को लेकर के है। कांग्रेस पार्टी जम्मू, ये दोनों डिबेट इस चीज को लेकर के हो रहा है कि तीनों फेज का सीट एडजस्टमेंट एक ही साथ इनके साथ हो जाए, कांग्रेस पार्टी और एनसी में, या टुकड़ों टुकड़ों में हो। क्योंकि इसके बावजूद आप देखेंगे कि खटर पटर यहां खत्म नहीं होगी। यदि एक फेज का निकल करके आता है सीट एडजस्टमेंट, तो फिर दूसरे सीट पर भी, दूसरे फेज में भी सीट एडजस्टमेंट की दरकरार होने हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, निश्चित तौर पर ये जो चीजें आपने देख रहे हैं, एक प्रकार के 2024 के चुनाव के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक रोष तो कहीं ना कहीं एक रहा है कि कोई 2 दिन पहले आ जाता है, दूसरी पार्टी से उनको टिकट दे दिया, एक पुलिस अधिकारी कुछ दिन पहले आए, उनको वहां पर सीट दे दिया गया, उनको कांग्रेस पार्टी से आए। ये तो पार्टी को डैमेज ही करती है जब कार्यकर्ता तो किसी को भी टिकट मिल जाए, कार्यकर्ता तो अपने नेता को देखेगा। स्वाभाविक है, ये एक चीज है जो, हालांकि भारतीय जनता, ये कहना बड़ा आसान हो जाता है कि देखिए हम परिवार की तरह हैं, सीट तो एक ही मिल सकता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन सवाल यह है कि जब बाहर से कोई कार्यकर्ता आ जाता है, बाहर की पार्टी को आप ले लेते हैं और उसको टिकट दे देते हैं, तो अपना कार्यकर्ता थोड़ा परेशान होता है। आलोक शर्मा जी, आपके सबसे बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर में रहे, गुलाम नबी आजाद, वो आज आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। जोहेब मीर ने अभी ये कहा कि बहुत सारी पार्टियां वहां पर कश्मीर में खड़ी हो गई हैं, बीजेपी प्रॉक्सीज भी कहा जाता है। अब जब महबूबा मुफ्ती लड़ रही थी तो उनके अपने सामने भी, मतलब अब वो कुल जो कश्मीर के हिस्से की सीटें थी समूचे भारत में, यानी 543 में से केवल 3 वो सीटें थी जहां पर बीजेपी न खुद चुनाव लड़ी और न ही उसके कोई सहयोगी वहां से चुनाव लड़ा। तो वो दर्द भी समझ में आता है वहां पर। लेकिन ये बताइए कि आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से अपने आप को देख रही है, जब आपका सबसे बड़ा चेहरा वहां से निकल चुका है पार्टी से? देखिए, मुझे लगता है कि चेहरा भी पार्टी ही बनाती है, और पार्टी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था, और पार्टी से दूर चले गए तो 2% वोट पर भी आ गए, तो पता चल गया होगा कि भाई कितना बड़ा चेहरा था और जनता कितना पसंद करती है। शायद उनको अब क्लियर हो गया होगा। पार्टी और पार्टी की नीतियां जम्मू कश्मीर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रही हैं। संगीत रागी जी की बात पर मुझे हंसी आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन जब कन्विंस होता है तो चुनाव कराता है, इलेक्शन कमीशन कन्विंस ना हो तो चुनाव नहीं कराता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है,
ऑब्जर्वेशन नहीं है, और ऑर्डर था इसीलिए चुनाव हुआ है। और पूरी तरह से भाजपा ने जितना लिंगर ऑन कर सकते थे उतना लिंगर ऑन किया। हमने कभी डिलिमिटेशन का विरोध नहीं किया। हमने डिलिमिटेशन की जो तमाम प्रक्रिया थी और डिलिमिटेशन में जो अनियमितताएं थी, जो धांधली थी, जो घपलेबाजी बीजेपी की सरकार वहां पर कर रही थी, उसका ज़रूर विरोध किया। अब बात आती है कि भाई इसमें क्या होगा, कैसे होगा। मुद्दों पर चुनाव होगा। अगर 10 साल में ऐसा लगा होगा जम्मू कश्मीर की जनता ने कि केंद्र सरकार की जो सरकार वहां पर रही उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है, आज इनको सब बुरे लग रहे हैं। अमित शाह जी भी 10-10 सवाल पूछ रहे हैं, 2 झंडे थे कि नहीं थे। मैं तो पूछ रहा हूं कि भाई 2 झंडे जब 3.5 साल पीडीपी की सरकार थी तब थे कि नहीं थे? और क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में धारा 370 को मजबूत करने की बात थी कि नहीं थी? आप कहते हैं भ्रष्टाचार। सतपाल मलिक के यहाँ तो आपने सीबीआई वाले नहीं, पर आलोक जी एक छोटी सी बात मैं आपसे यहाँ पर स्पष्ट जाऊंगी। 150 करोड़ की ये फाइल वाले 370 के विरुद्ध या उसके पक्ष में आपके हिसाब से यहाँ पर वोट डाले जाएंगे उसे, क्योंकि आपके साथी मांग रहे हैं, आपके साथी कह रहे हैं ये बात, या फिर आपको लगता है कि रूल या मिस रूल, गवर्नेंस या मिस गवर्नेंस की बात होगी? दोनों चीजें हैं। आर्टिकल 370 के नाम पर जो लाल किले की प्राचीर से लेकर और स्टूडियो तक झूठ बोला गया, आर्टिकल 370 अभी भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। उसमें 2 बदलाव किए थे इन्होंने। ऑर्डिनेंस शायद किसी ने पढ़ा नहीं होगा। श्वेता जी आपने जरूर पढ़ा होगा, दर्शकों को जरूर बता के जाइएगा कितने पेज का ऑर्डिनेंस है वो। मुझे लगता है कि उस ऑर्डिनेंस को कोई भी पढ़ लेगा तो कहेगा ये बीजेपी किस तरह से बेवकूफ बना रही है दुनिया को। उसमें लिखा हुआ है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पहला चेंज है कि असेंबली की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा चेंज है 35A से रिलेटेड, 35A वर्ड भी नहीं है उसमें, 35A से रिलेटेड। फिर एक ऑर्डर आया कि 15 साल जब तक डोमिसाइल नहीं होगा जमीन नहीं खरीद सकेंगे आप। तो इस तरह के तो पहले 36 चेंज हुए। ये तो अमित शाह जी की भाषा है वहां संसद में खड़े होके। 2 प्रधानमंत्री होते थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर्स नहीं थी, तमाम चीजें थी वहां पर। इस तरह के बदलाव पहले भी होते रहे, लेकिन उसको केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। और वहां पर आज हम तो पूछ रहे हैं उड़ान जैसी कोई योजना आई हो। 5000 लोगों को, कश्मीरी पंडितों को वैली में नौकरियां दी गई थी, उनका क्या हुआ? वो कितने वापस आ गए? 6 साल के शासनकाल में 3 साल इंटरनेट बंद रहा, उसके बाद भी आप कहते हैं कि आपका गवर्नेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, आज अभिजीत सिर्फ जस्ट फुटबॉल हो रही है, बीजेपी में बगावत हो रही है। अभिजीत जी अपनी बात मेरे रखिए। साथी ने अभी एक और लिस्ट निकाल के दिए। 12 आलोक जी समय खत्म हो उससे पहले सबकी जहां बातें, तक हमारी खबर है कि 12 कैंडिडेटों के नाम चेंज कर दिए गए। ठीक है, वो उनसे वो भी जान लेते हैं। अभिजीत जी 12 बताइए। कैंडिडेट बीजेपी ने और चेंज कर दिए हैं। किस तरह का आलोक जी यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो आपने आज तक डिलिमिटेशन क्यों नहीं कराया? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह की दोहरे मापदंड की राजनीति रही है। सन 51-52 की जो सबसे पहली असेंबली बनी थी उस समय जम्मू की पॉपुलेशन 12 लाख थी और कश्मीर की पॉपुलेशन 10 लाख थी, और हमसे 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें कश्मीर को दी गई इसी कांग्रेस के द्वारा। तो कम से कम इस तरह के हमारे को पाठ ना ही पढ़ाए तो अच्छी तरह से। दूसरी बात 370 के बाद अब क्या हुआ है? 370 के बाद ये हुआ है कि यहाँ पर अब वो जमाना चला गया कि जब 5000 के वोट से यहाँ पर एमएलए बनता था, 10,000 के वोट से मिनिस्टर और 15,000 के वोट से मुख्यमंत्री बन जाया करता था। आज तो लाखों वोट लेना पड़े। इसी तरह तो एक 2-2 एक्स चीफ मिनिस्टर यहाँ पर हार गए क्योंकि लोगों ने इनको आईना दिखा दिया कि इसके अंदर क्या नहीं है। और मुझे लगता है इसी को सबका साथ सबका विकास कहा जाता है, और यही सबका विश्वास है कि आज वो 3 जो सबसे बड़े जिन कश्मीरी पंडितों के लिए आज इनको बड़ा दुख हो रहा है, जिनके जो ऊपर सबसे बड़े आतंकी 3 धाराएं कश्मीरी लगी पंडितों हुई के हैं, जो गुमराह जेल में बैठकर जीत गए, और यासीन मलिक, वो आज तीनों के तीनों कहाँ हैं? जिनको ये अपने यहाँ पर नाश्ता करवाया करते थे, आज वो कहाँ? तीनों के तीनों आपको जेल में नजर आएंगे। तो कम से कम इनको ये देखना चाहिए कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया क्या है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कब्रों में दफन है या शमशानों में चले गए, उसके कसूरवार कोई है तो यही एनसी, कांग्रेस और पीडीपी है। और आज यहाँ पर जब लोगों को सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा का माहौल मिल रहा है, सुबह जो इंसान घर से बाहर निकलता है, शाम को वापस अपने घर पे आता है, ये इनका जमाना चला गया। आज वो 1.5 लाख लोगों का खून है इनके सिर के ऊपर, उसके लिए कोई जवाब नहीं देंगे लोगों को। G20 के लिए कोई जवाब नहीं है, 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट के लिए कोई जवाब नहीं है इनके पास। एम्स, IIT, IIM 5 साल के अंदर उतनी तरक्की हुई है, और ये 60-70 साल के बाद भी लोगों के पीछे वही घिसा पिटा 370 लेकर जाएंगे। कांग्रेस ने अभी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि ये 370 के समर्थन में है, 370 के अगेंस्ट में है। और 2 चीजें देखिए, जब तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं, जब यहाँ पर कहा गया कि चुनाव होने चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छा लगा, शुरू हो गया। लेकिन जब यहाँ पर बात की गई कि आप 370 का जो चीज है उसको खारिज कर दी गई है, उसके अगेंस्ट कहते हैं अब हमें फैसला पसंद नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग चले। और बड़ी बात ये आती है जो हिंदुस्तान की मैं आज तक के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज देखिए कांग्रेस के मंसूबे कैसे हैं।
कि जो वेस्ट पाक पीओजे के रेफ्यूजीज को जो हक मिले हैं उनके मालिकाना हक 60 साल बाद कांग्रेस उसे छीनने की फिराक में है। जो यहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को हक मिले हैं उसे कांग्रेस छीनने की फिराक में। जो वाल्मीकि समाज, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस ने 35 साल अपनी केवल गंदगी साफ कराई, श्वेता जी ये सुनने वाली बात है। मैं कहता हूं रोना आ जाता है इसके ऊपर कि वाल्मीकि समाज के बच्चे पीएचडी कर जाते थे लेकिन यहाँ नौकरी क्या कर सकते थे, सफाई कर्मचारी की, उनको यहाँ पर आज हक मिले। ये राहुल गांधी जी की पार्टी वापस छीनने के ऊपर यहाँ पर आज एनसी के साथ अपना। ठीक है आलोक जी, अपनी बात जल्दी से रखिए क्योंकि मुझे नीलोफर जी का भी इस पे रिएक्शन लेना है जी। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि 5000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी थी वैली में, उसमें कितने लोग वहां पर हैं अब? पहली बार हुआ बीजेपी के शासन में जो वहां पर शिविर थे कश्मीरी पंडित भाइयों के, उनके ऊपर हड़ताल हुई, उनके दरवाजे ताले लगा दिए गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। या क्या ये हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो पूछ रहा हूं कितने कश्मीरी पंडित भाई 10 साल से आपकी सरकार है, वैली में वापस बस गए, अब वापस आते हैं। अरे भाई सुनिए ना, 1990 में, उस दिन 1990 में जिस दिन आप लोगों की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार को आप सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अब ये गलत बात है। आलोक जी नहीं, आप ये लोग आप 10 सेकंड में अपनी बात रखना चाह रहे थे, आपने रख दी। आप ही को तो आपत्ति होती है कि आप लोग इतना समय में पीछे क्यों जाते हैं। तो हम 1990 न करके 2024 में ही रहे। अभिजीत जी रुकिएगा, आप भी, और आलोक जी आप भी। अच्छी बात नहीं। नीलोफर मसूद जी, कश्मीर ऐसा विषय नहीं है, सेंसिटिव विषय है, इनको जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं पता है। ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं। पर ये रहते हैं वहां पर ना आलोक जी, अमित शाह जी को जम्मू ये वहीं के रहने वाले हैं ना, तो मुझे लगता है कि चाहे नीलोफर जी हो चाहे अभिजीत जी हो, अरे भाई रहने वाले, तो इसीलिए मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि बिल्कुल उनको क्या पता, वो वहीं पर पले बढ़े हैं तो उनको मालूम होगा। लद्दाख की भूमि चाइना कब्जा कर बैठा हुआ है। अरुणाचल तक की भी चर्चा कर लेते हैं। पहले नीलोफर जी ये बताइए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच है और जो कांग्रेस पार्टी की सोच है इस समय कश्मीर को लेकर, क्योंकि एक पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के चुनाव को देख रही है, दूसरी पार्टी है उसे पूरा देश भी देखना है, इसीलिए खुलकर वो चीजें नहीं कही जा रही हैं जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी की तरफ से कहा जाएगा। आप लोग को विश्वास है कि जो 370 को लेकर, 35A को लेकर जो बातें आप लोग कह रहे हैं वो चीजें डिलीवर करने लायक होंगी अगर आप लोग का प्री पोल अलायंस में एक मत न बन पाए इस बात को लेकर, एक सोच? आप म्यूट से हटा दीजिएगा नीलोफर जी, आपका म्यूट है। जो अभी अभिजीत से जी बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड में उनका जवाब देना चाहूंगी। 5 अगस्त 2019 को माननीय जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बहुत सारे वादे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए, बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने साक्षी रखकर ये कहा कि यहाँ पीस होगा, डेवलपमेंट होगी, जॉब होगा, मिलिटेंसी जो है ये 370 जो है इम्पेडिमेंट क्रिएट करता है इसको भी कर्ब कर दिया जाएगा, करप्शन नहीं होगा। इनमें से एक भी चीज मुझे बता दीजिए आज की डेट में कौन सा पूरा हो गया? चाहे डेवलपमेंट है, चाहे कश्मीरी पंडितों का वापस आना, उनको रिहेबिलिटेट करना, कहीं नहीं है। मिलिटेंसी वो एरिया जो 20 सालों में एक भी मिलिटेंट अटैक नहीं हुआ था, आज वो हॉट बेड बने हैं मिलिटेंसी के। जॉब्स इन्होंने कहा, बल्कि जॉब्स दिए नहीं इन्होंने जॉब्स लिए। शाम को एक मुलाजिम जो होता है उसको एक नोटिस पहुंच जाती है, भाई यू हैव बीन टर्मिनेटेड, क्योंकि आपके दादा जो थे वो एक जलसा चल रहा था 1990 में, उसके पीछे पीछे वो चल रहे थे। ये इनकी नीतियां हैं। जॉब तो रहे नहीं, करप्शन, एसआई के एग्जाम्स, एफए के एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स यहाँ हो गए हैं 2019 के बाद, सारे ये कहकर ये खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया है। तो अब बताइए इन्होंने रोकथाम किस चीज में की? नंबर 1। नंबर 2, जब पीडीपी और बीजेपी का ये आपस में मिले उस वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ये कहते थे ये होली अलायंस है। और आज जब एक कांग्रेस सेक्युलर सोच रखने वाला, इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेक्युलर सोच को पीछे चलने वाला और मानने वाला और उस पर चलने वाला, जब वो दो मिल जाते हैं तो इनके लिए अलायंस जो है अनपोली हो जाती है। ठीक है ज़ोहेब मीर, ये भी आपसे भी जानना चाहती हूँ। आप लोग तो इंडिया पाकिस्तान बातचीत की बात अपने मैनिफेस्टो में कह देते हैं, ये इस तरह की बातें कह दी जाती हैं। क्या एक असेंबली चुनाव जीतकर इस तरह की चीजें वाकई फुलफिल हो सकती हैं जो वादा किया जा रहा है? देखिए, जो हमने वादे मैं ज़ोहेब मीर जी से पूछ रही हूँ जी। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम क्या है कश्मीर में। अगर 370 के बाद आप ये कहते हैं कि हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे या
बहबूदी की बात करेंगे, तो उस फ्रंट पे तो बीजेपी कंप्लीटली, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ पे पिछले 5 साल में, वो तो कंप्लीटली फेल हो गई है। चाहे वो G20 हो, इट वाज अ पॉलिटिकल गिमिक कि आप दूसरे दुनिया के दिखा रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। वाइल जिस टाइम G20 हो रहा था, उस टाइम पूरे पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे वो बंद थे, या सड़कों पे बहुत सारी पुलिस फोर्सेस थी, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। या अगर आप करप्शन की बात करें, या जैसे नीलोफर जी ने बोला, बाकी सारी चीजें जो गवर्नेंस वाली है वो तो पूरी बहुत ही खस्ता हालत है कश्मीर की। एट द सेम टाइम बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि जो स्टेट लैंड पे घास चराई लैंड जिसे कहते हैं, 40-40 साल से, कोई 50-50 साल से रह रहा था, उसे भी कह रहे थे ये लोग कि हम आपके घरों पे बुलडोजर चलाएंगे। ठीक है, आपके हिसाब से गवर्नेंस को लेकर एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। जी, क्लोजिंग कमेंट का समय आ देखिए, गया। जी। 41,000 किलोमीटर रोड्स जो है वो एक्सपैंड हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। यदि आप 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद जो है टेररिज्म जम्मू में थोड़ा सा फैला है, यदि उससे पहले आप देखेंगे तो 78% टेररिज्म में कमी आई थी, 81% सिविलियन डेथ्स में कमी आई थी, 48% सिक्योरिटी जो फोर्सेस थे उनके डेथ्स में कमी आई थी। स्टोन पेल्टिंग एक भी नहीं हुआ है, बंद एक भी नहीं हुआ है। जो बार बार जो सिविल जो सोसाइटी का जो डिसरप्शन हुआ करता था, रोज रोज पत्थरबाज जो डिसरप्ट, कभी आज कभी कल, कहीं हुर्रियत आप वाले को आप देखते हैं? कहीं ये देख रहे हैं हुर्रियत वाले को? नहीं देख रहे हैं। एक बात और, सभी को पढ़ना चाहिए जगमोहन का 20 अप्रैल का 1990 का लेटर जो राजीव गांधी को लिखा था। ठीक है, किस प्रकार से राजीव गांधी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। ठीक है, समय इतना ही, वक्त इतना ही है हमारे पास। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि अगर वाकई गवर्नेंस को लेकर काम कितना हुआ है या नहीं हुआ है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर अगर अपना वोट डालता है तो ये जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी। बड़ी बात यह है कि देखिए, पहले जो नॉमिनेशन का जो पहला लिस्ट जाना है कल का, आखिरी दिन भले वो हो, लेकिन पहला दिन कश्मीर के लोकतंत्र की तरफ जो पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है या फिर एक चुनौती देने की कोशिश होती है, कश्मीर को ही, जम्मू कश्मीर को ही, जम्मू कश्मीर का जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।